नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द डाइजम में। आज हम पढ़ेंगे हमारे इंग्लिश ग्रामर के एक टॉपिक के बारे में जिसको हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के नाम से जानते हैं। इससे रिलेटेड और कई सारे पॉइंट्स जस्ट लाइक दैट हाउ टू ट्रांसलेट इट फॉर्म इनटू द थर्ड फॉर्म इन द सेंटेंसेस इनटू द नेक्स्ट पैसिव वॉइस। सो इससे कई सारे रिलेटेड और सारे पॉइंट्स, इसके जो सेंटेंसेस है उसको एक्टिव में कैसे ट्रांसफर करें, और उसके बाद जो उसका जो सेंटेंस है उसमें जो ऑब्जेक्ट होते हैं और सब्जेक्ट होते हैं उनका एक दूसरे के साथ ट्रांसफर कैसे हो जाता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब किस अगले टेंस में लगती है। जैसा कि हमारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है, अगर हम पैसिव में बात करें तो उसमें उसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। वो सभी पॉइंट्स और सभी रिलेटेड बिंदुओं पर हम बहुत ही आसानी से चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं सबसे पहले एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इन दोनों का मतलब क्या होता है। एक्टिव का मतलब होता है कर्तावाची और पैसिव वॉइस का मतलब होता है कर्मवाची। वाक्य भी बोल सकते हैं आपकी बात। तो बात कर्ता वाक्य और कर्म वाक्य, इन दोनों से मतलब क्या है। तो कर्ता वाक्य का मतलब जिस सेंटेंस में सर्वप्रथम कर्ता का यूज किया गया हो जो कि हमारा कार्य कर रहा है, उस सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं। और जिस सेंटेंस में सर्वप्रथम किसी ऑब्जेक्ट को यूज किया गया हो, किसी ऑब्जेक्ट का मेंशन किया गया हो, उस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस बोल सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसको, जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है उसको पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करते समय में किन बिंदुओं पर मुख्य ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले इसके जो प्रमुख रूल है, जो मेन इंपॉर्टेंट रूल है, वो तीन है। इसमें से पहला कि इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। मतलब जब सेंटेंस हमारे एक्टिव में लिखा होता है तो उसमें टेंस के अकॉर्डिंग कि किस टेंस का जो सेंटेंस लिखा होगा, वो हमारे कॉन्टिन्यूस का है तो उसमें आईएनजी लगेगी, परफेक्ट का है तो थर्ड फॉर्म लगेगी। ऐसे रूल्स होते हैं हमारे एक्टिव वॉइस में। लेकिन अगर हम बात करें हमारे पैसिव वॉइस की, तो उसमें हमेशा किसी भी टेंस का सेंटेंस लिखा हो, कैसा भी सेंटेंस हो, उसमें हमेशा वर्ब की, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज की जाती है। पहला पॉइंट ये। इसके बाद हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और यहीं पे ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। मतलब एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस लिखा होगा जिसमें कि एक सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी और एक ऑब्जेक्ट होगा। जब हम उसको पैसिव में ट्रांसलेट करेंगे तो उसका जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव में बनेगा जाके ऑब्जेक्ट, और जो एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में बनेगा जाके हमारा सब्जेक्ट। और जो तीसरा रूल है वो कि इसमें जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लिखते हैं तो वहां पे हमेशा उससे पहले बाई का प्रयोग करते हैं। अभी हम इनको एग्जाम्पल्स में देखेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे कि सबसे पहले मैंने एक आपके पास सेंटेंस दिया, द बॉय प्लेज द क्रिकेट। ये हमारे पास एक सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, जिसमें कि हमारे पास सब्जेक्ट भी है, मेन वर्ब भी है और हमारे पास एक ऑब्जेक्ट भी है। और जो हमारे एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है, जो हमारे पास शब्द होने चाहिए, वो बस तीन हमारे पास शब्द मिल जाए। पहला शब्द होना चाहिए हमारा सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा जो ऑब्जेक्ट। अगर ये तीन शब्द हमारे किसी सेंटेंस में लिखे हुए हैं तो उस सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव में आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस में हमारे तीनों शब्द तीनों तरीके के रखे हुए हैं। तो हम सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रूल क्या है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले सेंटेंस में हम सब्जेक्ट लिखते हैं। हमको मालूम है कि कोई भी सेंटेंस हो हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। जैसा कि ये वाला सेंटेंस है हमारा, इसमें भी जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ है कि लड़का क्रिकेट खेलता है, ठीक है, या बालक क्रिकेट खेलता है, तो इसमें जो सब्जेक्ट है, जो काम कर रहा है, वो क्या है हमारा, द बॉय। तो सेंटेंस हमारा द बॉय से स्टार्ट हुआ। लेकिन जब हम इसको पैसिव में ट्रांसलेट करेंगे तो रूल क्या होता है कि
सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। पैसिव में भी सब्जेक्ट आएगा पहले, लेकिन सब्जेक्ट बनेगा कौन? हमारा जो ऑब्जेक्ट है, यही हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो वहाँ पे सब्जेक्ट जो होगा वो चेंज होके आएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? द क्रिकेट। ये जो हमारा पैसिव में सेंटेंस बनेगा उसका बन जाएगा जाके सब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ये, ठीक, लेकिन जो पैसिव में सेंटेंस बनेगा उसमें ये बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? द क्रिकेट। इसके बाद अब बात आई हमारे पास, हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं इंग्लिश में तो उसका सीरीज होता है कि पहले कर्ता होना चाहिए, फिर क्रिया, फिर उसके बाद कर्म। तो यहाँ पे हमारे पास कर्ता आ गया द क्रिकेट। आप बोल सकते हो कि ये तो ऑब्जेक्ट है पहले वाले सेंटेंस में, बिल्कुल ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये हमारा एक्टिव का सेंटेंस है। और एक्टिव का रूल कि उसमें हमेशा पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। हाँ ठीक, लेकिन पैसिव का रूल क्या है कि उसमें पहले हम ऑब्जेक्ट को रख देंगे सब्जेक्ट बनाकर, ठीक, और जो सब्जेक्ट होता है ये वाला, ये सबसे लास्ट में हमारा जाएगा। ये रूल होता है हमारे पैसिव में ट्रांसलेट करने का किसी भी एक्टिव के सेंटेंस को। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लिख दिया था क्रिकेट, उसके बाद इसकी हेल्पिंग में लगेगी इज। तो अभी आपको ये जो इज लिखी हुई है इसमें आपको कंफ्यूजन होगी कि इसमें तो प्लेस था, और मैं मालूम भी है ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारा डू या डज लगता है जब सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव में वो भी नहीं, ठीक। तो लेकिन यहाँ पे इज क्यों लगा अभी ये भी बताऊंगा, बस थोड़ी देर वेट कीजिए। तो द क्रिकेट इज। अब आइए हमारी मेन वर्ब क्या है? प्ले। लेकिन हम प्ले की हमेशा थर्ड फॉर्म, प्ले हो चाहे कुछ और वर्ब हो, हमेशा उसकी कौन सी फॉर्म यूज करें? थर्ड फॉर्म, जैसा कि रूल है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हमेशा वर्ब की कैसी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म। तो द क्रिकेट इज प्लेड, ठीक, थर्ड फॉर्म लगा दी हमने। अब बचा क्या हमारे पास? इसका सब्जेक्ट बचा द बॉय, ये जाएगा सबसे लास्ट में। किसी भी सेंटेंस में अगर हम पैसिव में उसको बना रहे हैं तो उसका जो सब्जेक्ट होता है वो सबसे लास्ट में जाता है, ठीक। लेकिन उससे पहले भी क्या लगता है? सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना के लिखते हैं, ठीक, लेकिन उससे पहले हम बाय लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट ही लास्ट में जाएगा, द बॉय, लेकिन उससे पहले क्या लिखेगा? बाय द बॉय। अब हम देखेंगे कि ये जो दोनों सेंटेंसेस है इसका जो मीनिंग है वो अलग आ रहा है या सेम आ रहा है। तो इंग्लिश का किसी भी सेंटेंस को किसी दूसरे में चेंज करें, उसका कभी जो अर्थ होता है, जो मीनिंग होता है, वो कभी चेंज नहीं होता। जैसा कि पहले वाले सेंटेंस का जो एक्टिव लिखा है, इसका हमारा मतलब है द बॉय प्लेज द क्रिकेट, कि जो बालक है वो हमारा क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट की हिंदी द गोलगट्टम लक्कड़ वग्गम दे धनाधन प्रतियोगिता। तो जो हमारा बालक है वो हमारा क्रिकेट खेलता है। अब जो दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ बिल्कुल सेम है, लेकिन शब्दों को आगे पीछे रख के बोल दिया गया। जैसे कि इसका अर्थ इसको बोल सकते हैं कि जो बालक है वो क्रिकेट खेलता है, लेकिन जो दूसरा वाला सेंटेंस इसमें क्या लिखा है? द क्रिकेट इज प्लेड बाय द बॉय। जो क्रिकेट है वो बच्चे के द्वारा खेला जा रहा है, चाहे हम ये वाला बोल लें बात, चाहे ऊपर वाली बात बोल लें कि बच्चा क्रिकेट खेलता है, दोनों का अर्थ सेम ही है, बस उनको लिखने का तरीका चेंज हो गया। ये वाला सेंटेंस हमारा लिखा है एक्टिव वॉइस में और ये वाला सेंटेंस लिखा हमारा पैसिव वॉइस में, बस इतना सा फर्क है। बाकी दोनों सेंटेंसेस में जो हमारा जो लिखने का तरीका वो बस चेंज हुआ, बाकी जो उनका अर्थ है, जो मीनिंग है, वो लगभग सेम ही है। अब अभी तो मैंने आपको रफली थोड़ा सा बस सिंपल से रूल बता दी थे, अब हम इसको आगे पढ़ेंगे डीपली थोड़ा सा, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अभी तो एक तो आपको ये कंफ्यूजन होगी वर्ब वाली, ठीक, तो आगे चलते हैं, देखते हैं इसको और हम कैसे कुछ रूल्स हैं जिससे ये और आसान बन जाएगा। अब जो हम तीनों रूल्स अपने पढ़ चुके हैं, जो मेन रूल्स है, पहला रूल ये है कि हम जब एक्टिव से पैसिव में किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो उसका जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव में जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो इसका ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव में जब बनेगा तो उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे। और जो तीसरी बात कि जो उसका इसकी जो वर्ब होगी किसी भी फॉर्म में हो, आईएनजी फॉर्म में हो, फर्स्ट फॉर्म में हो, सेकंड फॉर्म में हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब उस फॉर्म को पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो उसको हम हमेशा थर्ड फॉर्म में ही लिखेंगे। और जो एक और पॉइंट, जब हम इस एक्टिव वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के पैसिव वाले सेंटेंस में लिखेंगे तो उससे पहले बाय लगाएंगे, जैसा कि हमने पिछले वाले सेंटेंस में किया था। अब
बात आई हमारे पास कि इसकी जो वर्ब होती है वो कैसे चेंज हो जाती है। जैसा कि अभी मैंने एक पीछे सेंटेंस लिखा था, द बॉय प्लेज द क्रिकेट, उसमें जो प्लेज था ठीक, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, बस उसमें एस लगा दिया था, मतलब वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का था, इसलिए उसमें एस एस लगता है सिंगुलर के साथ। तो ये फर्स्ट फॉर्म थी हमारी। लेकिन जब हमने इसको पैसिव में लिखा तो हमने उसको क्या कर दिया, इज प्लेड। ठीक, तो ये इज कहाँ से आ गया आपको मालूम है कि बस हमें इसकी किस कोई भी फॉर्म थर्ड फॉर्म लगा दी, ये इज कहाँ से आ गया, बस इतनी सी बात है। इज हमारा आया है, ये इज क्यों आया है, तो इसके बस एक सिंपल सा रूल लिखा है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जो मेन टेंसेस हैं वो तीन हैं। ठीक, पहला प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हमारा वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, तीन। लेकिन अगर हम उनके पार्ट्स की बात करें, जो उनके टाइप्स हैं वो चार होते हैं। पहला टाइप क्या होता है हमारा, इंडेफिनिट। दूसरा कॉन्टिन्यूअस। थर्ड है हमारा परफेक्ट। और जो चौथा है हमारा, ये हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हमारे होते हैं किसी भी टेंस के, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में, उसके जो टाइप्स होते हैं वो हमारे ये चार होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जैसा कि हमारा पिछला वाला सेंटेंस प्लेस था, वो लिखा था हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब हम उसको हमने इज क्यों लगाया, बिकॉज उसका एक रूल होता है, अगर कोई सेंटेंस हमारा इंडेफिनिट का है तो उसमें किसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसमें हम लगाएंगे कॉन्टिन्यूअस की। ठीक, जैसे हमारा सेंटेंस कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो उसमें हम वर्ब किसकी हेल्पिंग वर्ब किसकी लगाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। टेंस वही रहेगा, अगर प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ठीक, अब अगर वो कॉन्टिन्यूअस का है, ठीक, तो जो कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस उसमें भी कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, प्लस एक चीज और लग जाती है, वो होती है हमारी बीइंग। ठीक, और जो हमारा परफेक्ट है उसमें हमारी लगती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। और अगर हम बात करें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, पैसिव वॉइस की, तो यूजुअली हमको पढ़ाया जाता है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव बनता नहीं। बिल्कुल जायज सी बात है, ये हमारे छोटे स्टैंडर्ड तक, 12th तक और 10th 12th तक इसको नहीं पढ़ाया जाता, बट इसका भी हमारा पैसिव बनता है। वो हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको कैसे बनता है। टोटल जो सेंटेंसेस हमारे पास वो इन तीन के पैसिव बनते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट की। इसका भी बनता है, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो जो तीन टेंसेस बचे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट, इनकी बात करते हैं हम। तो अगर कोई सेंटेंस जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, ठीक, एक्टिव में, तो हम उसको पैसिव में बनाएंगे तो उसमें हम किसके लगाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, मतलब प्रेजेंट प्रेजेंट रहेगा, बस ये दोनों चेंज हो जाएंगे। अगर कोई सेंटेंस जैसे हमारा लिखा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो वो रहेगा पास्ट में, उसमें किसकी हेल्पिंग होगी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की प्लस बीइंग। और जो हमारा थर्ड है परफेक्ट, किसी का भी परफेक्ट हो, अगर प्रेजेंट परफेक्ट का है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगी उसकी हेल्पिंग वर्ब। अगर पास्ट परफेक्ट का है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, हम दूसरा वाला ले लें, जैसे कि यू आर ईटिंग एन एप्पल। ये हमारे पास एक सब्जेक्ट सेंटेंस लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस का। ठीक, ये किसका, हमारे एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो सबसे पहला रूल कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दें। एन एप्पल हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना के लाए इसको आगे, तो क्या हो जाएगा, एन एप्पल। ठीक, अब ये जो सेंटेंस है ऊपर वाला, किस टेंस का, यही हमको देखना है इनमें से। ठीक, तो ये सेंटेंस जो हमारा लिखा हुआ है ये हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि इसमें आर लगा हुआ है। हम जानते हैं बिकॉज इज आर एम, हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की ही हेल्पिंग वर्ब होती है। तो ये हमारा सेंटेंस है किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब हम जानते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये किसमें जाएगा, जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन उसमें बीइंग और लग जाएगा। तो एन एप्पल के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कौन सी हेल्पिंग लगेगी, सिंगुलर है तो इज लगेगी। अब इसमें एक चीज क्या है, बीइंग जुड़ जाएगा हमेशा कॉन्टिन्यूअस वाले सेंटेंस में। इसके बाद मेन वर्ब क्या आएगी, ईट। अब हम जानते हैं मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो क्या हो जाएगा हमारा
ईटन। अब बचा हमारा सब्जेक्ट, तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को बाई लगा के लास्ट में ऑब्जेक्ट बना देते, बाई यू। ये हमारा सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में ट्रांसलेट हो गया आसानी से। अब हम पिछला वाला सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि द बॉय प्लेज द क्रिकेट। ठीक, ये हमारा सेंटेंस लिखा था। ठीक, जैसा कि कुछ समझ नहीं आएगा, थोड़ा जो हेल्पिंग वर्ब की बात हुई थी अब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, सब्जेक्ट, ये लिखी है हमारी वर्ब, और ये लिखा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दें तो क्या हो जाएगा, द क्रिकेट। इसके बाद अब बात करेंगे कि हम ये सेंटेंस जो हमारा किस टेंस का है। तो हम जानते हैं एस या एस किस में लगता है, हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इंडेफिनिट टेंस किस में जाएगा, कॉन्टिन्यूस में। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो ये किस में जाएगा, हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, एच, आर और एम। तो इसके साथ क्या लगेगी, सिंगुलर है तो एच लगेगी, इसीलिए मैंने वहां पे एच का यूज किया था। तो द क्रिकेट एच, ये लग गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। ठीक, अब आएगी हमारी मेन वर्ब किया, तो क्या आ गया, प्ले। तो प्ले की कौन सी फॉर्म लग जाएगी, थर्ड फॉर्म, प्लेड। अब हम सब्जेक्ट को बाय लगा के ऑब्जेक्ट बना दें, बाय द बॉय। बस इतनी सी बात हमारी एक्टिव से पैसिव में किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास छोटी सी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।